नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। आवाम के लिए अदालत का चक्कर लगाना हो या फिर सलाखों के पीछे रहना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उक्त उद्धार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आजमगढ़ के एक सम्मानित सराफा व्यवसायी को तत्कालीन एसडीएम और सीओ सिटी द्वारा अपमानित किए जाने के विरोध में उपजे जनमानस के आंदोलन भाव को अपनी पार्टी फोरम पर व्यक्त करने का काम किया, जिससे प्रशासन को खासी नाराजगी थी। लिहाजा उन्होंने फर्जी मुकदमे में उन्हें नामजद कर दिया। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि उन्हें 2 वर्ष तक इस बात की कोई सूचना ही नहीं प्राप्त हुई कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ। हालांकि वो लगातार पार्टी कार्यक्रम सहित प्रशासन के भी संपर्क में बने रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अग्रिम तारीख पर उन्हें जमानत भी मिलेगी। साथ ही साथ के लोगों की आवाज बुलंद करने से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि कोविड काल के दौरान तत्कालीन एसडीएम गौरव कुमार और क्षेत्राधिकारी नगर राजेश तिवारी ने शहर के सम्मानित व्यवसायी आशीष गोयल से उनकी दुकान पर बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया था, जिसके आक्रोश में व्यापारियों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने नगर कोतवाली का भारी जनसंख्या में घेर कर लिया था और आशीष गोयल को छोड़ने की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए उस वक्त जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों ही कोतवाली पहुंच गए। लंबे धरना प्रदर्शन के बाद बातचीत के स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत 2 पत्रकारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया। इस मुकदमे के बाबत पुलिस लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार प्रातः 10:30 बजे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में समर्पण किया, जहां से उनकी जमानत खारिज हो गई। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी डाल गई, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश कोर्ट नंबर 3 ने अंतरिम बेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मौके पर अदालत परिसर में कांग्रेस जनों का भारी जमावड़ा लगा रहा। का मामला आया था, मास्क नहीं लगाने पर उनको प्रशासन ने मारा पीटा था। व्यापार मंडल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कोतवाली में, तो हमें मालूम हुआ तो हम भी जो है उस पर हमने जैसे जो हो सकता था अपनी पार्टी की तरफ से हमने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि उस समय का जो तत्कालीन प्रशासन था उसके दिल दिमाग में हमारे तमाम आंदोलनों से उसको परेशानी हो रही थी, उसको समस्याएँ पैदा हो रही थी। एक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, 4 लोगों को नामजद, 150 लोगों का गया। 2 साल में तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ मेरे खिलाफ मुकदमा का स्वरूप क्या होगा। उस बीच में एसएसपी से बातचीत होती रही, एलआईओ से लेकर के आईबी से लेकर के सारे लोग हमसे रोज़ बात करते रहे, लेकिन इसी बीच उन लोगों ने 82 ले लिया, एनबीडब्ल्यू ले लिया। 82 लेने के कुछ दिनों बाद बताया कि आपके खिलाफ 82 हो गया, अब 83 होने वाला है। तो चूँकि न्यायालय के सम्मान में हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हम फिर जब हमको जानकारी हुई 82 हो गया, हम एंटीसिपेटरी बेल के ले गए। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से खारिज हो गई, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई। आज हमने अपनी बेल डाली थी, 4 लोगों को पड़ा हुआ है। हमें पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है, 4 को दिखा है। अच्छा, फिलहाल तो आप लोगों ने जिस चीज को लेकर आंदोलन किया था उसमें तो कुछ हुआ नहीं, फिर क्या कहेंगे? हमारा क्या है कि हमारा जिस बात को लेकर के आंदोलन था कि इज्जतदार शहरी को अपमानित नहीं किया जा सकता। हम वो आवाज़ उठाए थे अपने फोरम पर, अपने पार्टी के फोरम पर उठाए थे हम, लेकिन जहाँ का एलिगेशन लगाया गया तो वहाँ एक वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सब सारा मामला न्यायालय का विषय, एक वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते जो भी आरोप एलिगेशन लगाया कि हम लोगों ने कोई उपद्रव किया है, क्योंकि उनकी परेशानी उपद्रवियों से ही नहीं, उनको परेशानी है जो नैतिक रूप से मजबूत हो, जो विधिक रूप से उनका विरोध कर सकता है, जिसके पास तर्क हो उनका विरोध करने का। और उस एसएसपी जिस एसएसपी ने मुकदमा लगाया, उस एसएसपी ने हमसे तमाम बार टेलीफोन से बात की, तमाम तरह से बात की, और वह चाहता था कि मैं जाकर उससे माफ़ी मांग लूँ, मेरा मुकदमा वापस ले ले। तो चूँकि माफ़ी मांगने वाले लोग न है, न उस परिवार से हैं, और ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो माफ़ी मांगे। न्यायालय पर भरोसा मुझे 4 को। उधर एक तरफ जहां सीमा हैदर ने पीएम, गृह मंत्री और सीएम को राखी भेजी, वहीं इधर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में धरने पर बैठी महिलाएं भी पीएम सीएम को राखी भेज चर्चा में हैं। आधुनिक
कर्णावतियों की ये गुहार कहां तक असर छोड़ती है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में सगड़ी तहसील की कमरापुर थाना अंतर्गत खिरियाबाग में बैठी 8 गांव की महिलाओं ने सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी अपनी राखी भेजी है। जिले के खिरियाबाग की ये महिलाएं लगभग 10 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी को राखी भेजकर खिरियाबाग की महिलाओं ने ये मार्मिक गुहार लगाई कि उनसे उनकी जमीन न छीनी जाए। बहरहाल जो कयास है उसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एयरपोर्ट का ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लोगों में वर्तमान सांसद के प्रति गहरा आक्रोश देखने को मिला है। आज हम मोदी और जोगी प्रधानमंत्री के लिए हम राखी भेज रहे हैं। देखिए, हमारे पास भाई नहीं है, हमारे भाई नहीं, हम राखी बांधने किसी को चाचा और सब लोग के लड़के हम नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी मजबूरी लेके इलाहाबाद में आए हैं। और मोदी जी से जब हम राखी आती है तो हमको आस आती है, और मोदी जोगी को अपना भाई समझ करके ये अपना रक्षा उनके कलाई में बांध रहे हैं। वो हमारी राखी की हमारी मजबूरी सोच के हमारा घर हमारा मकान जोगी मोदी जी जैसे हमारा था वैसे हमारा छोड़ दे, और हम लोग अपने बस खाली जमीन के लिए मर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमारी बस कुछ नहीं, उनसे यही गुजारिश है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो उनको देना हो। भाई सब लोग अपने बहन के क्या क्या देते हैं, हमारी जमीन हो तो हमें दे दें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी संख्या में आप लोग आज यहाँ राखी? अरे हम लोग तो हैं यहाँ पे, देखिए 200-400 लोग हैं यहाँ पे। पूरा गांव आप लोग? पूरा हमारा 8 गांव के हैं सब लोग, सारी जो है सब लोग। मोदी की बहनें तो बैठी हैं और कोई बिगाना नहीं यहाँ पे बैठा है। हम लोग का यही बस खाली गुजारिश है कि मोदी हम लोग की जमीन और जोगी भैया हम लोग की जमीन और हम लोग का घर मकान छोड़ दे। हम लोग जितने उतने खुश, और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम लोग का गिफ्ट लेके वो मान सम्मान करें। आप लोग जमीन और मकान की बात कर रहे हैं, सांसद निरहुआ जो कह रहे हैं विकास बाधित होगा अगर आप यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, विस्तारीकरण नहीं होगा, तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? निरहुआ उनको जो मन में आवे वो कहे। हमारे ही गाँव से निरहुआ सांसद हुए हैं, लेकिन हम लोगों को जैसे निरहुआ तड़पा रहे हैं कि अब नहीं, टाइम आएगी निरहुआ की टाइम। कभी आए इस धरने में? नहीं, कभी नहीं आए हो, आए नहीं है। लेकिन जो फेटार है, नहीं फेटार जो है छिप को चुभ के काट लेता है तो लहर नहीं आती है। दूर दूर से निरहुआ वैसे काट रहे हैं, लहर नहीं आती है। लेकिन फिर कोई चांस आ जाए आजमगढ़ में, अगर वो आ जाए गाजीपुर से, तब उनका राखी भेज रहे हैं मोदी जी को और जोगी जी को। उनसे हमारी यही गुजारिश है कि हम उनको राखी भेज रहे हैं अपना मकान और ज़मीन वापस लेने के लिए, कि हमारे मकान और हमारे ज़मीन को मोदी जी और जोगी जी कृपा करके जैसे हमारा था वैसे छोड़ दीजिए। हर भाई हर अपनी बहन का सहयोग करता है और रक्षा बांधते हैं हम, इसलिए हम लोग कि भाई का भी उसमें कोई, भाई को भी कोई त्रुटि न हो और हमारा भी कोई हानि न हो। इसलिए हम लोग अपना संबंध बनाने के लिए प्रेम और अपनी इच्छा से और खुशी से अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो हम जोगी जी मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि उनकी भेजे हैं ना लाडली बहना, तो हम लाडली बहना की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकान और हमारी ज़मीन मोदी जी जोगी जी कृपा करके छोड़ दें। यही हमारा उनसे अनुग्रह है। अब हम लोगों को उजाड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो राखी का ये जो रक्षा का सूत्र है, जैसे उनकी रक्षा करेगा वैसे वो हमारी रक्षा करें, कि हम लोगों को उजाड़े न, हम लोगों को अपनी जमीन जायदाद मकान बचाने खातिर। तो आप अपने भाई से रक्षा के लिए? हाँ, अपने भाई के रक्षा के लिए हम लोगों के यही राखी बांध देते हैं। हम उनका घर मकान खेती छोड़ दें। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों के कुछ ना हो। हम लोगों के यह भाई समझ के देते हैं, हम लोगों के पर दया करते हैं, हमन के छोड़ दें, राखी का बनैया छोड़ दें। हम लोगों के भाई समझ के, हम लोगों की बड़ी तकलीफ है। हम लोगों का बच्चा कहाँ गई है, हम लोगों के कोई आय आलम नहीं है। योगी मोदी दोनों जने भैया, सांसद जी नेहरू जी आए आप लोग के दर्द? ना सांसद जी ना आया। देखिए, हमारा मालिक अगर कहा जाए तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही है,
और हमारे प्रदेश के मालिक हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। तो ऐसे में हम सभी उनसे गुहार लगा रहे हैं, ये जितनी भी महिलाएं हैं वो आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर वो अपने हाथों से राखी अपने भाई को भेज रही हैं और आज उनसे गुहार कर रही हैं और विनती कर रही हैं कि कृपया ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंदुरी आजमगढ़ में बनाने का प्लान उनका विस्तार करने का है, उसको विस्तारित न करके जो भी वर्तमान में है उसको स्टार्ट करें, चालू कर लें। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी ज़मीनें, हम भूखों मर जाएंगे, हमारी ज़मीनें, हमारे मकान ढा दिए जाएंगे और ऐसे में हम बेघर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बहन अपने भाई से गुहार कर रही है और इसी उद्देश्य से हम सभी ने यहाँ इकट्ठा होकर के आज ये प्रोग्राम रखा कि हम अपने भाई से ये बात ज़रूर बताएंगे और राखी का पर्व जो आएगा उस पर हम इस तरह से अपने योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि कृपया हमारी रक्षा करें। डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, आजमगढ़ में भाजपा के सांसद हैं, क्या उनसे आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? लगातार वो कहते हैं एयरपोर्ट बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। तो इस संबंध में आपके इतना बड़ा गांव प्रभावित हो रहा है, कभी आप लोगों ने उनसे बात की? सांसद जी के साथ काफ़ी बैठना हुआ हमारा और ऐसे में बहुत ही विशेष तरीके से उनकी हमारी वीडियोस भी हैं हमारे पास और उन्होंने वक्तव्य जो दिया, हमें भी आश्वासन दिया कि महाराज जी से मिल करके हम, और उड्डयन मंत्रालय से उन्होंने फ़ोन भी करवाया था हमें और ऐसे में बात हुई थी कि ये एकदम वहाँ पे नहीं बनेगा और जब भी बनेगा ऐसी उचित स्थान पे जहाँ पे किसी पब्लिक का नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में फिर दोबारा जब हमने उनसे मुलाकात की तो जो अभी आप बता रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ज़मीन पे बनेगा और ऐसा क्यों किया ये सिर्फ सांसद महोदय ही जानते हैं। दोबारा हम उनसे फिर भी मिलना चाहेंगे क्योंकि अगर हमारे सांसद महोदय चाहें तो ये एयरपोर्ट का प्लान चांद है जेरे बहस, जी हाँ, लिहाजा उसी तर्ज पर आपको हम बता दें कि चांद पर भी उतने गड्ढे नहीं होंगे जितने इस सड़क पर हैं। पानी की तो बात ही छोड़िए और ये सड़क है हीरापट्टी क्षेत्र की जो प्रतिष्ठित विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की ओर जाती है। वास्तव में हकीकत यही है कि सड़क को सड़क कहना सड़क शब्द का अपमान होगा। बहरहाल सड़क के अवशेष शेष है, इसलिए इसे सड़क ही कहते हुए हम आपको बता दें कि अभी ये सड़क एकदम नई नवेली है, मात्र साल भर पुरानी बनाई गई और फिलहाल किसी विधवा के रूप में विलाप करती हुई नजर आ रही है। इस सड़क के हालात ये तब हैं जब उसके महत्व को केवल इसी बात से समझा जा सकता है कि हमारे जनपद में केंद्रीय विद्यालय है और विडंबना ये है कि उस केंद्रीय विद्यालय तक पहुंचाने वाली ये सड़क ये महत्वपूर्ण विद्यालय डीएम के अधीन है और फिर भी जिम्मेदारों में कोई खौफ नहीं, वो मौन है। आपको जानते ही हैं कि जिला मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय के समीप की सड़क पर इस वक्त चलना मुश्किल हो गया है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील है। शिकायतों के बाद भी इसमें आज तक सुधार नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ जनपद वासियों ने बेहया के पौधे लगाकर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जताते हुए सड़क निर्माण की मांग की गई, जो बेअसर रही। कुंभकर्णीय निद्रा से जिम्मेदार जाग नहीं सके। इस रूट पर बड़े वाहनों का रोजाना आवाजाही है। पिछले काफी दिनों से रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। इस पर पैदल चलना तो दूर, हल्के वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ विद्यालय के बच्चों ने मार्ग के सुधार को लेकर गुहार लगाई। रोजाना विकास के बहाव में बहने से खुद को किसी तरह बचा रहे हैं। शासन प्रशासन की उनके मन में क्या छवि बन रही होगी, ये भी सोचने वाली बात है, कभी सुधरने वाली नहीं है। रोड तो सर देखिए तो ये सब उबड़ खाबड़ है, जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण जितने भी अभिभावक आते हैं, मैं ही नहीं स्पेशल, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या बच्चे गिर भी जाते हैं क्या बरसात? जाहिर सी बात है, ये वास्तविक रूप है कि भाई गिर सकते हैं। अभी जल्दी सड़क बनी थी, अब ये तो सर जल जमाव का निकासी न होने के कारण जो भी जमेगी है तो सड़क है टूट जाएगी, जल एकत्रित होगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि जो मार्ग है वो व्यवस्थित रूप से बनाया जाए, जिससे कि सभी अभिभावकों को, छात्रों छात्राओं को सुविधा का सामना करना पड़े। यहाँ पर जो बच्चों को बहुत असुविधा होती है आने में, से थोड़ा ही बारिश हो जाती है, यहाँ पर रोडों पर बहुत पानी भर जाता है। यहाँ पर पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत परेशानी होती है। पानी भरने की वजह से यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनको, अगर वो यहाँ पर गिर भी जाते हैं और कोई यहाँ पर नगर पालिका या सरकारी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही कि यहाँ पर रोड को निर्माण कराया जाए दोबारा। कब से आप लोग झेल रहे हैं? ये अभी जल्दी बना था तो यहाँ पर करीब आप 6 महीने समझ लीजिए यहाँ पर निर्माण हुआ रोड का, मगर यहाँ पर भारी गाड़ियाँ चल करके ये रोड ख़राब हो गया। तो तभी से हम लोग इस जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर है। नाली भी तो यहाँ पर है मगर इतना काम नहीं करती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रोड पूरा निर्माण कराया जाए और इसका जल्द समाधान। पर आते जाते हैं तो ये रोड बहुत ख़राब है और हम लोग कभी कभार फिसल के गिर भी जाते हैं। ये 5 सालों से। हाँ नहीं, जब से बनी है तब से ऐसे ही है। इसे बनवाया जाए। आता है तो रोड बन जाता है, मतलब थोड़ा पतला रोड बनता है और जब बन जाता है तो मैक्स टू मैक्स 2 महीना चलता है, उसके बाद फिर से ख़राब हो जाता है। क्या चाहते हैं आप? कि रोड मतलब थोड़ा बने तो थोड़ा ऊंचा बने और नाली साइड में थोड़ी नीचे बन जाए। क्या दिक्कत है? यहाँ पानी नहीं भरा, पानी नहीं, पानी भरता देख सकते हैं। जैसे अब सुबह के टाइम छोड़ने आते हैं तो बसों से रहती हैं इस रोड पे, काफ़ी जाम लग जाता है। आगे नहर खोदी हुई है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। रास्ते की यही पोजीशन है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। बारिश में ये सब देखिए ना, पानी भरा हुआ है सब कुछ। जी, बच्चे अगर किसी दिन जाम लग जाता है तो टाइम से स्कूल आ नहीं पाते, लेट हो जाता है। क्या चाहते हैं आप इस तरह की? अब जैसे रोड बन जाए, सुविधा से जो बसें से आती है उसमें जाम लग जाता है। जल्दी रोड बनी हुई थी, फिर ख़राब हो गया। वो भी कंप्लीट कहाँ हुआ? किनारे किनारे बस बीच में रोड बन गया, किनारे किनारे खाली है, कोई नीचे उतरेगा नहीं, इसमें पानी भरा है। ये सब चीज़ें हैं। नाली समझिए करीब हमको लग रहा है बहुत सालों से ख़राब है, आज तो कभी बना नहीं। नाली देखिए दोनों पटरी नहीं है, नाली के सबके घर का पानी नाली पे इकट्ठा होता है। देखिए इस समय बारिश है, स्कूल के विद्यालय के बच्चों को भी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आम जनता को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जो कि यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा पानी पानी भरा, कहीं दोनों तरफ ना नाली है ना पटरी है, कहीं पटरी है तो नाली नहीं है, कहीं देखिए उतना घास है ना। इस पर प्रशासन देख रहा है ना कोई, मतलब कोई भी अधिकारी आते जाते तो बहुत लोग, कोई नहीं देख रहा है, इसका ध्यान कोई नहीं दे रहा। बहुत बार शिकायत हुआ है। अरे यहाँ के समय डीएम को भी ज्ञापन दिया गया था और क्या नाम है विधायक हैं जो भी यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं और प्रतिनिधि, उन लोग को भी दिया गया, सुधार कुछ नहीं हुआ। यहाँ कभी नाली देखिए आज तक कभी बना ही नहीं, यहाँ से लेकर केंद्रीय विद्यालय तो मोड़ तक, अमर नर्सिंग होम तक। दोनों चाहते हैं कि नाली दोनों तरफ रहे, दोनों पट्टी तक नाली रहे और रोड अच्छा रहे, तब काफ़ी मतलब विद्यालय के बच्चे 1000-1500 बच्चे इसमें, आम पब्लिक भी है, आने जाने में सबको मतलब सुविधा मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा। सोमवार को आजमगढ़ मुख्यालय पर नेहरू हॉल में AIMIM के पूर्वांचल पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि संगठन को मजबूत करने को यहां पर सभी लोग जुटे हैं। वहीं उन्होंने NDA से मुकाबले को बने INDIA गठबंधन पर भी सवाल उठाए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी को नए बने INDIA गठबंधन में नहीं शामिल किया गया, जबकि प्रदेश में सभी जिलों में उनका संगठन है। उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता है क्योंकि इसका नेतृत्व टोपीदारी और शेरवानी के पास है। वहीं शौकत अली ने कहा कि मुसलमान वोट को लेकर सपा मोड़ लेती है और खास तबके को फायदा होता है। कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत है। शौकत अली ने मुजफ्फरनगर स्कूल मामले पर कहा कि आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो। वहीं हरियाणा मामले पर भी सवाल उठाए, कई मुद्दों पर अपनी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी को AIMIM की रोक सकती है। हमारे पदाधिकारियों के पूर्वांचल की बैठक है और ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां है उसको दूर करना, आने वाले लोकसभा इलेक्शन, जिला पंचायत इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के हम पार्टी के जिम्मेदारों को इसलिए यहाँ बुलाए हुए हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल के हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें आए हुए हैं। घोसी विधानसभा को लेकर क्या आप लोगों का निर्णय कुछ रहेगा कि? घोसी विधानसभा हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आगे जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से होगा, जो भी होगा वो फिर आपके दरमियान में। देखिए मसला ये है कि हमें तो राजनीति में अछूत समझा जाता है। एक गठबंधन बना INDIA के नाम से, जिस गठबंधन में हमें नहीं पूछा गया। उस गठबंधन में 14-15 पार्टियां ऐसी हैं जिन पार्टियों के पास ना कोई सांसद है ना कोई MLA है। हमारी पार्टी के पास 2 सांसद हैं, 2 MLC हैं, 10 MLA हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास 88 सभासद, चेयरमैन, कारपोरेटर मिला करके लगभग हमारे 28 जिला पंचायत सदस्य हैं। तो हमें नहीं पूछा गया। 75 ज़िलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पूछा गया। हमें सिर्फ इसलिए नहीं पूछा गया कि हमारी लीडरशिप
एक दाढ़ी टोपी और शेरवानी के हाथ में है, इसलिए हमें सियासत में अछूत समझा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, यह हमेशा से होता आया है। तो क्या रणनीति रहेगी 2024 में? ना इंडिया में है ना इंडिया में आप है, तो देश क्या कैसे क्या? देखिए हमारा देश, ये जो दोनों NDA हो या INDIA हो, ये उससे बहुत ऊपर है और इंतज़ार करिए। और मुझे लगता भी है कि एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां जो अभी आप देख लीजिए, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश से जो 4 बार हुकूमत में रही हैं बहुजन समाज पार्टी, उसको भी नहीं पूछा गया। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में BSP के बगैर कोई भी अलायंस सक्सेस होगा। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा में 2019 में समाजवादी और BSP का अलायंस था, कांग्रेस भी उस अलायंस का हिस्सा थी, तो 15 सीट जीत करके आए थे। कांग्रेस के शहजादे हार गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिल करके भी इलेक्शन लड़ती है, BSP को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बड़ा संकेत दे रहे हैं, बसपा से समझौता की गुंजाइश बन रही है? नहीं, देखिए हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं जानता हूँ। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें कोई नहीं लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। हम डिस्को भांगड़ा करने के लिए तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। हम पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर इसका मतलब देश के अंदर 2500 पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। आप जाइए, उन पार्टियों को बैन करवा दीजिए, देश के अंदर 2 ही पार्टी को रखिए। हाँ, तो तीसरे मोर्चे में कितने लोग शामिल हैं, क्या चर्चा? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी मिल करके भी BJP को नहीं रोक पाएगी। मुस्लिम वोटों के लेकर काफ़ी रस्साकशी है कांग्रेस सपा, उसको लेकर तो आप किस तरीके से? देखिए, मुसलमान वोटों को लोग बेवा का माल समझते हैं और हर कोई ये समझता है कि ये हमारा माल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं हमारे वोटों की ताकत से, तो पलट करके मुस्लिम इलाकों की तरफ नहीं देखते। और इसका जीता जागता सबूत है सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पलट करके मुसलमानों की तरफ नहीं देखा। उसका रीज़न ये है कि मुसलमानों का अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। जब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनकी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। BJP की हार पर, समाजवादी की जीत पर मुसलमान लड्डू बांटता रहे, लेकिन जब समाजवादी हुकूमत में आती है तो एक मखसूस तबके का भला होता है, न कि मुसलमानों का। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपने हमेशा घोषणा पत्र में मुसलमानों की बात तो कही है। 2012 का मैनिफेस्टो आप समाजवादी पार्टी का पढ़ लीजिए। मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, मुस्लिम इलाकों में अलग से हम कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में भर्ती कराएंगे, मुस्लिम बच्चियों के एजुकेशन के लिए हम मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, ट्यूशन के लिए क्लासेस खोलेंगे जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। एक भी वादा अगर इन लोगों ने पूरा किया हो तो बताइए। जब हम उसी बात को कहते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से BJP को फ़ायदा होता है। 2019 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम नहीं लड़े थे पार्लियामेंट का, आप बताइए कि BJP किस तरीके से जीत गई? नहीं लड़े थे हम, एक भी सीट नहीं। 2014 हम नहीं लड़े थे, आप बताइए कि BJP कैसे जीत गई? देखिए वही हाल है ना कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विपक्ष के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो BJP को रोक पाए। हाँ, हमारी पार्टी के अंदर वो ताकत है। आप तेलंगाना को जाकर के देख लीजिए। अपनी स्ट्रेटजी के तहत हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के अंदर BJP को रोक करके दिखाया है। तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि ये हमें छूना नहीं चाहते।
अच्छा, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है टीचर में, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं तो कह रहा हूँ कि टीचर को जेल जाना चाहिए और अब तक तो बाबा जी का बुलडोजर पहुँच जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर कोई वही फातिमा का होती, वो तृप्ता यो त्यागी के बजाय कोई फातिमा होती, कोई आयशा होती, तो आज तो बुलडोजर चल गया होता, अब तक तो वो जेल चली गई होती। यही तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के आने की वजह ही यही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों ने एक मखसूस तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आए और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा भी इस तरह से प्रतिबंध के बावजूद यात्रा निकल रही है। हाँ, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए ना, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, हम यात्रा निकालेंगे। अगर यही मुहर्रम के जुलूस की बात होती तो, अगर यही रबीउल अव्वल के जुलूस की बात होती तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रशासन से, हुकूमत से, देश से बड़ा समझता है। ये अपने आप को देश समझता है कि हम जो कहेंगे वही होना है। 24 के पहले की तैयारी नहीं चल रही है? अब वो तो आप खुद कह रहे हैं, हम आपके मुँह सुनना चाहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि आप देख लीजिए। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि यहाँ हमेशा चुनाव होता है, यहाँ हमेशा चुनाव, हर 6 महीने 1 साल में चुनाव होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सरकार की शय पर चलते हैं। वरना सरकार अगर चाहे तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1 घंटा काफ़ी है उसके लिए, लेकिन ये सरकार की शय पे चलता है। जितने भी जोकर है, ये सारे जोकर हुकूमत के सर्कस के जोकर। उतरौलिया थाना क्षेत्र के बसैया गांव में 29 जुलाई 2023 को रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 नामजद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 3 अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। जिस सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल अरुण कुमार पुत्र खड़भान उम्र 42 वर्षीय का इलाज चल रहा था। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत परिजनों ने सोमवार को बढ़िया मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उतरौलिया प्रमेंद्र कुमार सिंह, तहसीलदार अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंचे परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। परिजनों की मांग थी कि फरार अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार किया जाए व अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जाए, साथ ही रास्ते के विवाद का त्वरित निस्तारण किया जाए। क्षेत्राधिकारी व तहसीलदार ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया और मौजूदगी में ही शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों का रास्ते का विवाद था, लाइसेंसी बंदूक के निरस्तीकरण की मांग है। पीड़ित और विपक्ष के मुकदमे के दौरान समझौता भी हुआ। जल्दी राजस्व टीम का गठन कर रास्ते के विवाद का सीमांकन कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। सीओ महेंद्र प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बंदूक के लाइसेंस का निरस्तीकरण तथा विवादित जमीन के निस्तारण की मांग थी, जिसमें तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर जमीन का निस्तारण और जल्दी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं जांच कर शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आइए सुनते हैं परिजन विजय स्मारिका व समाज राबिन्स विनायकर ने क्या कुछ कहा। जो जमीन को लेके विवाद था, रास्ते के लिए विवाद था। चाचा को हमारे लोग कुछ ज्यादा मार दिए, जिसकी वजह किस वजह से मारपीट हुई है? वो रास्ते के लिए, रास्ते के लेकर के। अच्छा, तो अभी मौके पे क्या दादा की मौत हो गई या पिताजी की मौत? उनकी डेथ हो गई है। उनकी मौत हो गई है। तो मौके पे प्रशासन, मौके पे एसडीएम, तहसीलदार, सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन लोग, आप लोग की क्या मांग थी? जीव संबंधित मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है और उप जिलाधिकारी महोदय तथा जमीनी समस्या का निस्तारण करने की बात कही है और सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने की आश्वासन दिया है हमें, और हम परिवार वाले इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और मुझे सूचना मिली कि जो 28 और 29 तारीख को जो विवाद हुआ था, उसमें बंटी नाम के व्यक्ति जो थे, उनको जो गंभीर चोट आई थी मारपीट के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पा करके मैं यहाँ पर तुरंत आया, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते लोगों ने मुझे बताया और मैं यहाँ पर आकर के लोगों से मिलने की कोशिश किया। उस समय वो लाश यहाँ पर उतरौलिया आ नहीं पाई थी, बस यहाँ आ नहीं पाई थी। तो मैंने उन लोगों से बात किया
तो कहें कि लगभग 7:30-8 बजे के लगभग लाश आ जाएगी। तो यहाँ के लोग क्षुब्ध थे प्रशासन की कार्रवाइयों से। तो हमने बात किया, संबंधित लाश को थाने पर लेकर के गए और उसके बाद जो है पुलिस महकमे के लोगों से बात की गई। वहाँ से यशो साहब ने हम लोगों को अपने वार्ता से संतुष्ट किया कि देखिए संबंधित मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, लेकिन अब टर्म्स कंडीशन ये है कि इस समय अमुक व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो अब सीन यहाँ पर बदल चुकी है। लेकिन हम आश्वासन देते हैं आपको, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। 4 लोगों को नामजद थे, चारों में से 3 गिरफ्तारी हो गई, एक के खिलाफ NBW हुआ है। और अगर ये लोग चाहते हैं, वादी अगर चाहता है किसी का नाम बढ़ाना, 2 लोगों का अज्ञात भी था, अगर अन्य लोगों का भी नाम अगर वो बढ़ाना चाहते तो हम बढ़ाएंगे जितना हो सकेगा। ये मृतक परिवार जो विक्टिम परिवार है, जो इस समय पीड़ा के अवसाद से ग्रसित है, उसको पूर्ण रूप से क्या नाम है प्रशासन द्वारा उनको मदद की जाएगी। और मुझसे बोले कि आप वहाँ पर जा कर के घटनाक्रम में किसी प्रकार का उस तरह का कोई सरकारी क्षतिग्रस्त ना हो और जो मतलब वादी प्रतिवादी के बीच में फिर किसी प्रकार का मारपीट ना होने पाए, इसलिए थोड़ा सा आप जा कर के नज़रें बनाए रखिएगा। तो मैं सुबह में आ गया और उसके बाद जो है थोड़ी सी कुछ कहा सुनी के बाद जो है प्रशासन के लोग आए, SO आए, CO साहब आए, SDM साहब आए, सारे लोग इन मृतक परिवार को कहीं न कहीं से असंतुष्टि थी कि वो लोग आए हमको आश्वासन दे, क्योंकि वो राजस्व संबंधित मामला था, ज़मीनी विवाद था गलियार रास्ते को लेकर के, और उन लोगों ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित सापेक्ष जो दंड के भागी हैं उस अपराध के सापेक्ष उनको दंडित किया जाएगा। 29 जुलाई को बसहिया गांव थाना अतरौलिया में 2 पक्षों के बीच में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें अरुण कुमार आनंद नाम के व्यक्ति के चोटें आई थी। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 221/23 धारा 308, 323, 504, 506 IPC का कायम किया गया था। इसमें 4 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। इनका इलाज लखनऊ में किया जा रहा था। दौरान इलाज इनकी मृत्यु 27 तारीख को लखनऊ में हुई और पोस्टमार्टम के उपरांत शव इनका गांव से लाया गया। कुछ लोगों ने इनका शव गांव के बाहर रखकर जाम लगाया। इनकी मुख्य डिमांड मुआवजा, रास्ते का पुनः नापतौल व शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी का था। इमीडिएटली मौके पर CO व तहसीलदार पहुंच गए, उन्होंने आश्वासन दिया, इसके बाद जाम वहाँ खुल गया। इस प्रकरण में शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है व लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवैध एवं ओवरलोडिंग चलने वाले वाहनों का अधिक से अधिक चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नियम के विरुद्ध एवं मानक के विपरीत चलने वाले वाहनों का चालान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि माल वाहन, यात्री वाहन, बड़े वाहन तथा 14-18 टायर वाले बड़े वाहनों की ओवरलोडिंग को चेक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग परिवर्तन कार्य में तेजी लाए तथा हाईवे पर वाहनों को अवैध तरीके से खड़ा करने पर तथा गलत दिशा में वाहनों की चलाने पर चालान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट यात्री वाहनों के संचालन के लिए समय निर्धारित करें तथा किसी भी दिशा में सड़क के बीच में रोककर यात्री न उठाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग प्रत्येक दिन किसी न किसी स्कूली वाहनों का फिटनेस चेक करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दिशा में बिना फिटनेस के स्कूली वाहन को न चलने दें। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों की विशेष चेकिंग की जाए तथा बिना मानक के चलने पर नोटिस दें तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक विभाग को हेलमेट एवं बिना कागज एवं लाइसेंस के चलने वाले वाहनों का चालान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने PWD को दुकानों के बैनर, प्रचार सामग्री, यूनिपोल एवं अवैध तरीके से लगे बोर्ड होर्डिंग को तत्काल हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कों को अवैध कट को चिन्हित कर तत्काल बंद करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बंद की गए अवैध कट का सत्यापन भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर डिवाइडर मार्ग को निर्धारित मानक के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, PWD, परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सदर तहसील के श्रीकांतपुर के निवासी भोजपुरी गायक ने SP ऑफिस पहुंचकर छवि धूमिल करने के नाम पर रंगदारी मांगने वालों पर कार्रवाई की, उनसे गुहार लगाई। जनपद के निजामाबाद थाने के श्रीकांतपुर गांव निवासी भोजपुरी
गायक कमलेश यादव ने सोमवार को दिन में एसपी ऑफिस पहुंचकर गांव के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित गायक के अनुसार उसके गांव में पंचम सोनकर समेत कुछ उसके साथी हैं जो आए दिन लोगों को परेशान करते हैं। पीड़ित को भी धमकी दी जा रही है कि SC/ST एक्ट लगवा देंगे, छवि धूमिल कर देंगे, जिसके चलते पीड़ित काफी भयभीत है। जबकि पीड़ित और परिवार का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाई है कि हमें हमारे गांव के एक पंचम सोनकर हैं और खिचड़ू सोनकर, ये दोनों लोग ज़बरदस्ती हमारे खिलाफ जो है कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को ख़राब करना चाहते हैं और बोलते हैं कि SC/ST लगा के तुम्हें जेल भिजवाया जाएगा, तुम्हारी गायकी ख़राब कर देंगे, तुम्हें मार्केट में उभरने नहीं देंगे। ये सब हमसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, आप लोग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमसे कोई झगड़ा नहीं है। मामला ये है कि ये लोग ज़बरदस्ती की पैसे की रंगदारी है, पैसे की रंगदारी, पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं देने पर ये सब बवाल करते हैं। हाँ, किसी के बिगला गांव में कई लोगों से इन लोग का झगड़ा हो चुका है और ये लोग अपराधी किस्म के लोग पहले से थे। इनका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए। ये लोग जो है कि कई बार अपने घर में ही इतना अत्याचार किए हैं, शायद हम अपने मुँह से क्या बताएं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए और हमारी छवि के बाद हमारे परिवार का एक बार बैकग्राउंड देखा जाए। हम लोग कहीं से नहीं ये अपराध में इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं नहीं किसी से झगड़ा नहीं रहता है, कहीं थाना पुलिस नहीं रहता है। और हमें यहाँ SP साहब के ऑफिस पे हम आए हुए हैं, कप्तान साहब के यहाँ, तो हमें ये बताया गया कि आपको निष्पक्ष जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें हमको बताया गया है। और हम यही चाहते हैं अपने पुलिस प्रशासन से और हम योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि हम खुद जो है कि उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारे साथ ये गलत किया जा रहा है। हम एक मामूली कलाकार हैं, समाज में एक अच्छाई परोसने का काम करते हैं, हम बुराई के नज़दीक नहीं जाना चाहते हैं। सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh admission open, class nursery to 12, Hindi and English medium. Affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाटी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़